नमस्कार। मैं भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज डिस्ट्रिक्ट आसाम की ओर से फिर से आपको एक बार फेसबुक लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो है वो है भारत का एक जानी मानी विद्वान और ऐतिहासिक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आधुनिक भारत की इतिहास का प्रोफेसर हैं और इनके बारे में जो भी बोला जाए कम होगा, लेकिन फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, इसीलिए दे रहा हूँ। प्रोफेसर चतुर्वेदी जी फॉर्मर एचओडी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी और इतिहास विभाग का गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और अभी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली का आप मेंबर हैं, और आप सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज जेएनयू का भी आप मेंबर हैं, और एकेडमिक काउंसिल अर्पित का जो हिस्ट्री रिफ्रेशर कोर्स का जो डिजाइनिंग होती है उसमें भी आप उसका भी आप मेंबर हैं, और सर्वोपरि हमारी भारतीय इतिहास संकलन समिति गोरखपुर प्रांत का आप अध्यक्ष भी हैं। और आज का आपने जो विषय आपने जो चुना है वो है इतिहास में मिथक और संशोधन आवश्यक क्यों। तो हमको बहुत दिनों से आपका ये व्याख्यान सुनने का में हम अधिक तरह से आपका अपेक्षा कर रहे हैं सर। सो इसीलिए मैं पहले तो जिला समिति की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आप हमारी जिला की पुकार सुने और आप आए, तो सर आप शुरू कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए असम प्रांत से सभी बंधुओं और भगिनियों को मेरा सादर प्रणाम, और खासकर डॉक्टर निरंजन जी को कोटिशा साधुवाद कि उन्होंने देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से, जहाँ की भारतीय इतिहास संकलन की इकाई हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर कार्य कर रही है, उससे जुड़ने का मौका दिया है। मैं प्रांत के सभी बंधुओं को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। और आज जैसा कि अभी निरंजन जी ने बताया, आज विषय वस्तु आपके समक्ष रखा, उस विषय वस्तु पर बातचीत इतिहास संकलन अपने ऐतिहासिक गतिविधियों में और अपना निरंतर जो उसका डिस्कोर्स है भारतीय इतिहास को लेकर के, जो समस्याएं हैं रॉन्ग नैरेटिव्स की, मिथ क्रिएशंस की, ओमिशंस की, इसको लेकर के वो निरंतर सजग है और कार्य कर रही है। और हम लोगों की इस यात्रा में असम की भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है वो इतिहास के दृष्टिकोण से। और शायद ही कहने की जरूरत हो कि इस पूरे उपक्रम में भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव आदरणीय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी की जो यात्रा का वृतांत है, उस पर जितनी भी बात की जाए वो शायद कम ही होगी। विषय वस्तु पर आते हुए अगर कुछ बिंदुओं पर, क्योंकि एक 50 मिनट 55 मिनट में बहुत लंबी यात्रा तो भारत जैसे इतिहास की नहीं की जा सकती है, उसके तमाम ऐसे बिंदु हैं जो उसकी समग्रता के इतिहास और उसके नैरेटिव्स को लेकर के समस्या उत्पन्न हुई, और किस तरीके से उन समस्याओं का एक एक करके समाधान ढूंढा जा रहा है और उसको उन त्रुटियों को सही करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर समग्र बातचीत तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जिन बिंदुओं के आसपास आपसे बातचीत करूंगा वो आपको स्पष्ट होंगे कि अगर इस ओर हम लोग अपना ध्यान संकेंद्रित करें और इस क्षेत्र में इतिहास को सही करने का प्रयास करें, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि इतिहास और मिथक किस प्रकार से एक मिथक को गढ़ दिया गया है और जो हमारी जनरेशंस के जहन में या दिमाग में बैठ गया जा करके, उसको ठीक करना या उस पर बातचीत करना या उस पर रिसर्च करना, शोध करना या उस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाना,
मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ, जो मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास आज करूँगा। प्रश्न पैदा होता है कि अगर किसी देश के इतिहास की महत्वता क्या है, यहाँ से बातचीत शुरू की जाए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ नेशंस हिस्ट्री। तो अगर इस छोटी सी एक बिंदु के साथ बातचीत शुरू करें और बहुत लंबी व्याख्या में उसकी ना जाएं, तो मुझे ये समझ में आता है कि व्यक्ति का जो एक बौद्धिक सोच होती है, या एक जो उसका मेंटल इमेजिनेशन होता है, उस मेंटल इमेजिनेशन को या उसके वैचारिकी को बनाने में उस देश के इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो वैचारिकी बनती है, ये आपको और हमको परोक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, ये एक नोशन होती है। नोशन मतलब एक संकल्पना होती है जो कि इतिहास हमारे आपके दिमाग के अंदर उस संकल्पना को, उस नोशन को क्रिएट करता है। और अगर वो संकल्पना या वो नोशन कुछ इस तरीके की बनी हुई हो कि हमारा इतिहास तो बस पराजितों का इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ द डिफीट्स एंड डिफीटिस्ट है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ख्याल बैठ जाता है अंदर जाकर के कि भारतीय इतिहास क्या सिर्फ एक पराजय की कलम से या पराजय की दृष्टि से देखे जाने वाला इतिहास है। तो जब ये नोशन या ये आइडिया दिमाग के अंदर बैठता है किसी भी देश के वासी के अंदर, तो उसकी एक वैचारिकी जो होती है, उसका जो कंप्लीट थॉट प्रोसेस होता है, उसमें कहीं ना कहीं से एक डिप्रेशन या एक दबाव या एक कहिए कि ऐसी सोच जिसको कि कह सकते हैं कि बेचारगी की सोच बन जाए, वो आनी बड़ी ही लाजमी है। और ये जो जब फीलिंग ऑफ डिप्रेशन या फीलिंग ऑफ डिफीटिज्म आकर के किसी के जहन में या दिमाग में क्रिएट हो जाती है, तो फिर एक जो सेल्फ कॉन्शियस या आत्म चैतन्यता का प्रश्न होता है, उस आत्म चैतन्यता के आगे भी कहीं ना कहीं से कुछ प्रश्न चिन्ह आकर के लगते हैं व्यक्ति विशेष के सामने, उस राष्ट्र के या उस राष्ट्र के इतिहास लेखन से या उस राष्ट्र के इतिहास ने जो संकल्पना दिमाग के अंदर खड़ी की है। मैं ये नहीं कहता कि इतिहास को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि वो सिर्फ शौर्य का इतिहास हो, या इतिहास के सिर्फ उन पक्षों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी कुछ बहुत अच्छा है, नहीं। लेकिन इतिहास को इस प्रकार से भी प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जो कि वो मिथकों को गढ़ने का काम कर दे। अगर ये स्वीकार्य उक्ति है या ये स्वीकारा जाता है कि हिस्ट्री इन इट्स डिलिबरेशन शुड बी talked on the basis of the facts और on the basis of the records, कि इतिहास पर बातचीत फैक्ट और रिकॉर्ड के बेसिस पर होनी चाहिए, तो इसमें कोई दोष नहीं है। और इन्हीं फैक्ट्स और सोर्सेस को किस प्रकार से डिस्टॉर्ट किया गया और इनके डिस्टॉर्शन के हिसाब से नैरेटिव्स को किस प्रकार से गढ़ा गया, जिसने भारतीय इतिहास की चैतन्यता को लेकर के ये समस्या खड़ी की, जिसको मैं कहता हूं कि ये मिथक है और उसमें संशोधन की आवश्यकता है। और उसके प्रामाणिकता के आधार पर बातचीत अगर की जाए तो फिर बात निकल करके सामने आती है। और आज का जो खासकर युवा रिसर्चर है, उस युवा रिसर्चर के समक्ष तो ये प्रश्न रखे जाने बहुत ही आवश्यक है, जिससे भारतीय इतिहास के प्रति उसकी दृष्टि, उसकी समस्त संकल्पना और उसकी समस्त सोच परिवर्तित हो सके और वो निरपेक्ष भाव से भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को देखने का कार्य कर सके। मैं व्यक्तिगत बातचीत अगर करूं, क्योंकि व्यक्तिगत उदाहरण से बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि किस प्रकार से एक यंग माइंड के अंदर ये मिथक तैयार होता है, और खासकर वो भी यंग माइंड जिसने कि बीए में भी हिस्ट्री पढ़ी हो, एमए में भी हिस्ट्री पढ़ी हो और आगे भी वो इतिहास का ही विद्यार्थी हो। सामान्य जन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसने जो कि इतिहास को सिर्फ सुनता है या शौकिया पढ़ता है, उसके दिमाग में क्या स्थिति बनती होगी, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन एक मैं कहूं कि एक विद्यार्थी के रूप में मैंने जो इस इतिहास को पढ़ा और मेरे जहन में, मेरे दिमाग में जो छवि क्रिएट हुई, धीरे धीरे मुझको समझ में आया, बहुत कुछ एक्सप्लोर करके, बहुत कुछ रिसर्च करके, बहुत कुछ चीजों की गहराई में जा करके, कि कुछ ऐसे मिथक दिमाग के अंदर बैठ गए जिनको कि निकाल पाना दिमाग के बाहर
बहुत ही कहिए कठिन प्रक्रिया थी और बहुत मुश्किलें हुई इस मिथक को अपने दिमाग के अंदर से तोड़ने में। जब गहरा शोध और गहरा अध्ययन किया तो एक यंग स्टूडेंट के अंदर अगर ये मिथक बैठ जाता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो उसका मैंने जैसा कहा कि उसके अंदर क्या नोशन क्रिएट होता है उस यंग माइंड के अंदर, या कैसी उसकी दिमाग की स्थिति बनती है, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि फिर यही नोशन जो होता है, यही मिथक जो होता है, वो एक सत्यता के रूप में काम करने लगता है और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास किया चला जाता है या आगे बढ़ता चला जाता है, और इट इज अ डिसीट टू अ नेशंस हिस्ट्री। और मैं इसको किसी भी राष्ट्र के साथ होने वाला एक बहुत बड़ा गलत कार्य या धोखा या डिसीट कह सकता हूं कि जिसके चपेटे में देश की जनरेशंस आती हैं और उसको सही बातें जब पता लगनी शुरू होती हैं तो बहुत विलंब हो चुका होता है या बहुत देर हो चुकी होती है। अतः इस डिसीट के लिए मैं हर उस व्यक्ति को दोषी मानता हूं जिसने नेशन की हिस्ट्री के साथ या राष्ट्र के इतिहास के साथ इस प्रकार की कार्यवाही को किया हो। मैं कोई मुकदमा नहीं चला रहा हूं या मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए इतिहास के विद्यार्थी की हैसियत से प्रामाणिकता के आधार पर इस विषय पर मैं कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव दिया गया, भारतीय इतिहास के बहुत सारे नैरेटिव्स जो दिए गए वो नेशन के साथ एक डिसीट की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं या इसलिए मानता हूं कि आम विद्यार्थी बहुत गहराई में नहीं जा पाता है और वो एक स्थान खासकर अगर भारतीय संदर्भ में आप पूछें तो एक मेजॉरिटी जो होती है, एक बहुसंख्या जो होती है, वो कक्षा 8 या कक्षा 10 के बाद इतिहास पढ़ती नहीं है। लेकिन उस कक्षा 8 और कक्षा 10 और कक्षा 12 तक उसको जिस इतिहास को परोसा जाता है वो इतिहास बड़े गौर फरमाने वाली चीज है। जो मैंने कहा कि ये किस तरीके से दिमाग के अंदर एक भ्रांति भर दी जाती है, एक मिथ या मिथक को भर दिया जाता है और क्यों उसको संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, जिस विषय वस्तु पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पर एक ऐसे ही मिथक को हम लोग अगर उठाएं, मैंने कहा कि बहुत सारे इसमें ऐसे पक्ष हैं जिस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन आज की बातचीत में अगर इस एक पक्ष को हम लोग उठाएं कि ये एक जहन के अंदर हमारे और आपके बैठा हुआ है कि 1526 से लेकर के और 1707 तक का भारतीय इतिहास का जो काल है, ये काल जो है भारत के अंदर कंप्लीट मुगल डोमिनेशन का काल है। अर्थात इस खंड काल को समस्त पूरे के पूरे इन वर्षों को कह दिया गया कि ये मुगल सत्ता केंद्रित काल है और इस खंड काल में भारत के अंदर मुगल सत्ता को चुनौती देने वाला और कोई था ही नहीं। कंप्लीट होल ऑफ इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय द मुगल्स फ्रॉम 1526 टू 1707। ये प्रोजेक्शन किया गया और जो वॉइसेस हैं, वॉइसेस मतलब जो वो स्वर हैं जो इस मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, या वो स्वर या वो ऐसे बहुत सारे तथ्य जो इस ओर बिल्कुल क्लियर कट इशारा करते हैं कि ये ऐसा है ही नहीं कि कंप्लीट मुगल डोमिनेशन है इस खंडकाल के अंदर, उन स्वरों को या उन इवेंट्स को या उन वाक्यों को एक नेसेंट वॉइस बता दिया गया। अर्थात बहुत छोटी मोटी घटनाएं घटी, साथ कोई चुनौती देने वाला नहीं था इस खंडकाल में, या उनको एक बहुत छोटा सा प्रांतीय स्वरूप दे दिया गया या प्रोविंशियल सिर्फ उनको एक नेचर का मूवमेंट बता दिया गया जो प्रतिरोध हुए। और मैं इन दोनों को ही सही नहीं मानता हूं कि नो, इट वाज नॉट अ कंप्लीट डोमिनेशन बाय द मुगल किंग्स। मुगल एरा का ये कंप्लीट डोमिनेशन नहीं है 1526 से 1707। और दूसरा, जो चुनौतियां मिली वो चुनौतियां जो थी वो नेसेंट वॉइसेस नहीं थी, वो छोटी आवाजें नहीं थी और ना ही वो आवाजें किसी अपने स्वार्थ और हित से नहीं उठ रही थी, बल्कि उनका एक राष्ट्रीय चरित्र था, एक नेशनल कैरेक्टर था। जब मैं राष्ट्रीय चरित्र या नेशनल कैरेक्टर कहता हूं तो मेरा कहने का मतलब या अर्थ या तात्पर्य ये हो जाता है कि वो इस देश में रहने वाले उन वाशिंदों की आवाज थी जो सदियों से यहाँ पर रहते चले आ रहे थे, जिनकी यह मातृभूमि थी। अतः उनके द्वारा उठाए जाने वाली जो आवाजें हैं या उनके द्वारा किया जाने वाला जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को हमको
को राष्ट्रीय चरित्र से जोड़ करके रखने की आवश्यकता है। इस नैरेटिव पर अगर आगे बातचीत करें तो ऐसे जो स्वर है 1526 से 1707 के बीच में, इन स्वरों को डीमीन करने का काम भारतीय इतिहास लेखन बहुत स्पष्ट रूप से करता हुआ दिखाई देगा। डीमीन से मेरा मतलब है कि ये या तो इन घटनाओं पर वो प्रकाश ही नहीं डालेगा, और यह प्रकाश डालेगा तो इतिहास के 600 पन्नों में से वो 4 पन्नों में इनके बारे में लिखने का काम कर देगा, जिससे कि आम पाठक का इसके ऊपर ध्यान ही न जाए और ये मिथक क्रिएटेड रहे कि ये कंप्लीट एरा जो है वो मुगल डोमिनेशन का एरा है। अगर इसको मैं अगर एक इस श्रेणी से जोड़ूं जहां से मैंने बातचीत शुरू की कि इट्स लीड्स टू अ फॉल्स इमेजिनेशन, और ये फॉल्स इमेजिनेशन कॉज होता है माइंड के अंदर, तो उसकी क्या परिणति होती है, इस पर मैंने आपसे शुरू में ही बातचीत की। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं कि सन 2003 में मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा जो कि कई जगह से प्रकाशित भी हुआ, जहां पर सबसे पहले मैंने ये प्रश्न उठाया कि क्या ये जो दर्शाया गया है संदर्भ 1526 से 1707 का, ये बिल्कुल सही है, क्या इस पर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। इस पर जब आगे बातचीत और बढ़ाई, शोध और आगे बढ़ाया और समझने की कोशिश की, तो सन 2016 में डॉक्टर बीबी कुमार, जो कि चेयरमैन थे आईसीएसएसआर के, डॉक्टर बीबी कुमार चेयरमैन आईसीएसएसआर का एक इंटरव्यू छपा एनसीईआरटी की किताबों के बारे में। एनसीईआरटी की किताब में मैंने ध्यान रहा, मैंने कहा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 का विद्यार्थी पढ़ता है इस एनसीईआरटी की किताबों को, कक्षा 8 और कक्षा 9 का विद्यार्थी भी पढ़ता है। आईसीएसएसआर के चेयरमैन डॉक्टर बीबी कुमार ने 2016 में ये कहा कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं इतिहास की, दे हैड अ पॉलिटिकल एजेंडा, कि उनका एक राजनीतिक एजेंडा है, और उनकी जो उस राजनीतिक एजेंडे से भारत के अंदर एनार्किस्ट टेंडेंसीज बढ़ी हैं। एनार्किस्ट टेंडेंसी मतलब एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई है, एक अलगाववाद की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडे से एनसीईआरटी ने इतिहास को परोसने का काम किया है, जो कि सही इतिहास नहीं है। बीबी कुमार के इस इंटरव्यू को देखने के पश्चात मेरी जिज्ञासा और आगे बढ़ी, जो 2003 से मैं इस ओर प्रयासरत था चीजों को समझने के लिए, और इस जिज्ञासा को आगे जब मैंने और शांत करने की कोशिश की, तो मेरे जहन में एक प्रश्न आया और मैंने एक्सप्लोर किया कि जो मैं आपसे शेयर करूं, कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास या भारत के इतिहास को लिखने के लिए सर्वप्रथम तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा आमंत्रित किया गया जिस पहले भारत के इतिहासकार को, जो कि बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर आरसी मजूमदार को। प्रोफेसर आरसी मजूमदार से बातचीत हुई तत्कालीन खंडकाल में, स्वतंत्रता के ठीक पश्चात की मैं घटना बता रहा हूं, जब भारत के इतिहास की प्रस्तुति की जानी थी। और प्रोफेसर आरसी मजूमदार को नेहरूवियन काल में कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखने के दायित्व सौंपने पर बातचीत शुरू हुई। प्रोफेसर आरसी मजूमदार से जब ये बातचीत हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि वो इस प्रकार का इतिहास नहीं लिख पाएंगे जिस प्रकार का इतिहास उस समय का राज्य चाह रहा है। कहने का मतलब ये कि एक ऐसी हिस्ट्री चाहिए थी स्टेट को, जिसके लिए बीबी कुमार ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडे की हिस्ट्री है और एक एनार्किस्ट टेंडेंसी उसने पैदा की। अर्थात एक ऐसा इतिहास राज्य चाहता था उस समय का, नेहरू एरा का, जिसमें कि सत्यता से जो परे था, और उस सत्यता से परे इतिहास को लिखने की बातचीत जब प्रोफेसर आरसी मजूमदार जैसे कदावर इतिहासकार से हुई तो ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया कि वे इस प्रकार का इतिहास नहीं लिख पाएंगे जो पॉलिसी मेकर्स के मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का काम करता हो। पॉलिसी मेकर्स मतलब जो सरकार काम कर रही है उसके एजेंडे को, उसके मोटिव्स को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का कार्य करता हो जो इतिहास, वो ऐसा इतिहास नहीं लिख पाएंगे। ही रिफ्यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ सच ए फॉल्स नैरेटिव। उन्होंने मना कर दिया कि वो इस फॉल्स नैरेटिव का पार्ट नहीं बन सकते हैं। याद रखिएगा, ही वाज द फर्स्ट चॉइस, और समकालीन समय में प्रोफेसर आरसी मजूमदार से बड़ा इतिहासकार और कोई नहीं उस श्रेणी में रखा जाता था जब ये बातचीत हुई। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रोफेसर आरसी मजूमदार साहब ने मना कर दिया
कि वो उस ऑब्जेक्टिव के इतिहास को नहीं लिख पाएंगे जैसा कि राज्य चाह रहा है। तो उसके पश्चात एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक कार्यरत इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर ताराचंद। मैं डॉक्टर ताराचंद के ऐतिहासिक कलेवर के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि डॉक्टर ताराचंद उस समय एक इतिहासकार होने के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री के एक मुलाजिम हुआ करते थे। ही वाज एन ऑफिसर इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसलिए यह कार्य डॉक्टर ताराचंद को सौंपा गया और एक ऐसी हिस्ट्री बन करके सामने आई जिसको कहिए कि जो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रही थी, उसके मोटिव्स को पूरा कर रही थी। और ये जो हिस्ट्री निकल करके आई, अर्थात स्टेट इसको स्पॉन्सर्ड हिस्ट्री हम कह सकते हैं तत्कालीन समय में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स दैट आई एम नरेटिंग। मैं आपको सत्यता के आधार पर बातें बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। और ये जो ऑफिशियल हिस्ट्री निकली, इट वाज सूटेड टू द मास्टर्स एंड द स्टेट, नॉट टू द नेशन। अर्थात एक ऐसा नेशन का हिस्ट्री निकला जो स्टेट को सूट करता था, जो स्टेट के मास्टर्स को सूट करता था तत्कालीन समय में, लेकिन नेशन के लिए वो इतिहास सही इतिहास नहीं था, बिकॉज इट कंटेन्ड ओमिशंस एंड इट कंटेन्ड दोज प्रॉब्लम्स, जिस प्रॉब्लम के एक पक्ष की ओर मैंने आपका ध्यान अभी अभी आकर्षित करने का काम किया है। Now this led to the production house of many myths. इसके चलते एक बहुत सारी मिथकों का उत्पादन होना शुरू हो गया, प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, because once the narrative was set, एक बार जब नैरेटिव तैयार हो गया तो इस प्रकार की फिर मिथ्स को क्रिएट करना या गढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उस हिस्ट्री को ही सही हिस्ट्री माना जा रहा था। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि ठीक उसी के साथ साथ प्रति उत्तर दिया प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार ने, और ये इतिहास आ पाता, इस इतिहास के आने के पहले ही उन्होंने 11 खंडों में विद्या भवन सीरीज के अंतर्गत भारत के इतिहास की प्रस्तुति की। अब ये 11 खंड जो प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार के द्वारा प्रकाशित किए गए विद्या भवन सीरीज के द्वारा एज एन इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन, और स्टेट ने जो हिस्ट्री प्रोड्यूस की, आप कुछ नहीं करिए, विद्यार्थी और रिसर्चर अगर इन दो इतिहासों के मुख्य प्रकृति को देखने का काम कर ले तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक मिथक को गढ़ने का काम किया गया इस इतिहास लेखन में, जो कि आर.सी. मजूमदार साहब की मना करने के बाद निकालने का काम शुरू किया गया। मैं यहाँ पर इस ट्रेंड सेटिंग में एक बात और कहना चाहूंगा, इस आर्गुमेंट को और सपोर्ट देने के लिए जो बातचीत आपसे कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू सब्सटेंशिएट एंड सपोर्ट योर आर्गुमेंट जब आप हिस्ट्री की बातचीत करते हैं। अर्थात मैंने कहा कि आप सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकते हैं जब आप इतिहास के किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हो। तो सन 1900, इसको मैं और आगे क्लैरिफाई करूं कि 1969 में 1969 में एक 3 उस समय के बहुत प्रोग्रेसिव कहे जाने वाले इतिहासकार और बहुत साइंटिफिक और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में बिल्कुल कहिए कि ट्रेंड हिस्टोरियंस हैं ये 3, रोमिला थापर, हरबंस मुखिया और बिपिन चंद्रा। एक एंशिएंट इंडिया की, एक मिडिवल इंडिया की और एक मॉडर्न इंडिया के। इन तीनों के द्वारा एक 3 लेक्चर सीरीज दी गई जिसका की टाइटल दिया गया कम्युनलाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में सांप्रदायिकता की समस्या। 1969 में ये लेक्चर जब प्रकाशित हुआ तो ये ट्रेंड सेटर बन गया भारतीय इतिहास लेखन के लिए। मैं उस लेक्चर की डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, इन तीनों मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने क्या कहा, लेकिन इन लेक्चर्स ने 2 एसेंशियल रूल्स एस्टैब्लिश किए। एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि ताराचंद एंड कंपनी के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड हिस्ट्री शुरू की गई, तो दूसरी ओर 1969 में प्रकाशित होने वाले इन 3 लेखों ने भारतीय इतिहास लेखन के ट्रेंड को सेट कर दिया। एक बड़े मिथक को यहां से स्थापना होने में सहायता मिली। इसके 2 मैं आपको अगर एसेंशियल इंटरप्रिटेशंस बताऊं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, और आप उसको समझने की कोशिश करें कि पहला, इंडिया हैड नो स्पेसिफिक कल्चर ऑफ इट्स ओन बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम। इन्वर्टेड कॉमास में मैं कह रहा हूं कि भारत का अपना कोई स्पेसिफिक कल्चर अर्थात स्पष्ट रूप से किसी भी लक्षण वाली संस्कृति नहीं हुआ करती थी भारत में इस्लाम के आगमन के पहले। एडवेंट ऑफ इस्लाम वो कह रहे हैं, इन्वेजन ऑफ इस्लाम वो नहीं कह रहे हैं, और संस्कृति नहीं हुआ करती थी।
दूसरा इन्होंने ये एक और मिथक गढ़ा कि लीडर्स लाइक तिलक एंड अरबिंदो दे प्रूव्ड कैटलिस्ट फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया, कि तिलक और अरबिंदो जैसे लोग भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी हुए, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबल नेशनलिज्म को नहीं फॉलो किया। अर्थात तो उनका जो राष्ट्रवाद था वो उत्तरदायी पूर्ण राष्ट्रवाद नहीं था। ये एक दूसरा मिथक स्थापित हो गया। अब तिलक क्यों इस प्रकार से गढ़ने का काम उनके लिए कर दिया गया, यहां से बात को और आगे उठाते हैं। चलिए, सिर्फ और सिर्फ तिलक को इसलिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना गया भारत के विभाजन के लिए इन इतिहासकारों की मंडली के द्वारा, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में और राष्ट्र निर्माण में एक ऐसे महान चरित्र का नाम लिया जो चरित्र अगर भारतीय इतिहास में उभर करके सामने आएगा तो 1526 से लेकर के और 1707 तक के इतिहास की दिशा ही बिल्कुल बहुत कुछ बदल जाएगी, अर्थात शिवाजी का। और शिवाजी को कैसे दिखाने का काम किया गया इंटरप्रिटेशंस में? शिवाजी वॉज ए प्लंडरर, शिवाजी और कुछ नहीं थे, लूटपाट करते थे और चौथ और स्वदेशमुखी सिर्फ वसूलते घूमते थे, या उनकी जो भी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां जो हैं वो जो क्षेत्रीय कारण थे उन क्षेत्रीय कारणों से सिर्फ वो उठ करके खड़े हुए थे। उनका राष्ट्र की विचारधारा से वैचारिकी से कोई लेना देना नहीं था। ही वॉज नॉट ए नेशनल हीरो, वो राष्ट्रीय नायक नहीं थे। अतः क्योंकि वो तिलक का नाम ले रहे हैं, तिलक क्योंकि शिवाजी महोत्सव का इस्तेमाल कर रहे हैं और शिवाजी को एक राष्ट्रीय आइकन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्र की चैतन्यता को बढ़ावा देने में, तो यहाँ पर तिलक जो है जिम्मेदार हो जाते हैं वो इस बंटवारे के लिए, क्योंकि जो शिवाजी का मूवमेंट है वो पूरा का पूरा मूवमेंट उस सत्ता के विरुद्ध है जिस सत्ता को वो एक बाहरी सत्ता मानने का काम करते हैं। और अगर उसको बाहरी सत्ता मान लिया जाएगा तो फिर दिक्कत ये आ जाएगी कि 1526 से 1707 के नैरेटिव का क्या होगा और कंप्लीट डोमिनेशन का क्या होगा। चलिए छोड़िए, इस बात से भी आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार का जो नैरेटिव सेट हुआ 1970 का दशक आते आते, इस नैरेटिव के सेट होने ने यह स्थापित कर दिया कि दैट मुगल्स invading Mughals were the ultimate masters of the land from 1526 to 1707। और मराठा मूवमेंट या अन्य जो मूवमेंट्स हैं इस काल में वो बड़े छोटे आंदोलन हैं, वो मुगल सत्ता को किसी प्रकार से कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं और इनका कोई महत्व नहीं है भारतीय इतिहास के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज जो हम लोगों को एग्जामिन करनी पड़ेगी सबसे पहले, जिस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है मुझे लगता है यंग रिसर्चर को, कि बात करते हैं साहब कि 1526 से 1707 तक रियल क्या कंट्रोल था मुगल्स का, सही मायने में किस भारत को वो कहां तक और किस हद तक कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। अगर साइंटिफिक हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक इतिहास तो बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए विज्ञान से ही बातचीत करते हैं। बाबर 4 वर्ष का कुल शासनकाल है। भारत जैसे देश में 4 वर्ष के अंदर क्या सत्ता स्थापित हुई होगी उनकी, इस पर स्वयं विचार किया जा सकता है। इनके साहबजादे हुमायूं साहब आधे समय तक एग्जाइल में रहे। जो शासनकाल है उसमें आधा तो वो भारत के बाहर रहे, जो कहा जाता है कि लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही समाप्त हो गया। अकबर एक माइनर थे और माइनर से मेजर होने में उनका आधा काल गुजर जा रहा है, तो एक माइनर से कन्वर्ट होता हुआ मेजर किंग कहां तक पूरे भारत को कंट्रोल कर लेगा, इस पर भी बातचीत होनी आवश्यक है, नजर दौड़ानी जरूरी है। जहांगीर साहब, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि उनके क्या शौक थे और क्या हालात थे, उनका शासन एक चुनता चला रहा था, उनका शासन से कोई लेना देना था ही नहीं। एक जुंटा कंट्रोल कर रहा था उनके शासन को।
अगर एसेंडेंसी का कोई काल कहा जा सकता है, थोड़े बहुत कंट्रोल, मैं कह रहा हूं थोड़े बहुत कंट्रोल का कोई काल कहा जा सकता है, तो दैट इज शाहजहां। एंड वंस द रेन ऑफ औरंगजेब स्टार्ट्स, और एक बार जब औरंगजेब का काल प्रारंभ होता है, मुगल काल का पतन ये इतिहास 1707 के आगे से देखता है। मैं कहता हूं मुगल काल के में औरंगजेब के प्रारंभ के साथ साथ क्लियर कट ये समझ में आ जाता है कि भारत के भीतरी प्रदेशों के अंदर इस 1526 से लेकर के और 1707 तक देयर वाज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। मैं कह रहा हूं भीतरी प्रदेशों के अंदर कोई कंट्रोल नहीं था। जब मैं भीतरी प्रदेशों की बात करता हूं, लेकिन एक जो मिथक है वो तो मिथक ये है कि नींव की पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता था, इतना कंट्रोल था, इतने जबरदस्त नियंत्रण में चल रहा था भारत। हिस्टोरिकली इसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। मैं टेक्निकल वर्ड उठा रहा हूं आपके सामने, और ये जो टेक्निकल मैं जो वर्ड उठा रहा हूं, इस टेक्निकल वर्ड को कहा जाता है एग्जामिन करने के लिए हिस्ट्री को। मैंने पहले ही आपसे कहा कि विदाउट एग्जामिनेशन एंड प्रॉपर फैक्ट्स हिस्ट्री पर बहस नहीं करनी चाहिए। मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूं प्रॉपर फैक्ट्स के आधार पर आपसे आपके समक्ष ये प्रश्न उठा रहा हूं। एक थ्योरी है जिस पर बहुत ध्यान नहीं जाने दिया इस इतिहास लेखन ने, क्योंकि क्यों नहीं जाने दिया आप हम समझ ही सकते हैं। रिचर्ड फॉक्स ने एक किताब लिखी, बेहतरीन किताब, कहीं मिले तो जरूर पढ़िएगा। उसने उसमें एक शब्द उठाया है, वो कहता है कि ये एक मिथक है कि मुगल्स पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे थे। कार्यकाल मैंने आपको बताया अभी पहले, और कहता है कि अगर इसको समझना हो तो हमें भीतरी प्रदेशों के आधार पर मुगल सत्ता का क्या नियंत्रण था इसको समझना पड़ेगा, जिसको कहता है हिंटरलैंड थ्योरी। मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, हिंटरलैंड थ्योरी। हिंटरलैंड का मतलब होता है भीतरी प्रदेश, अंदरूनी भाग। उसने कहा कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या भीतरी भागों पे क्या कंट्रोल था, क्या ये मिथक किस प्रकार से स्पष्ट हो सकता है। क्यों शिवाजी प्रॉब्लम है, क्यों तिलक को जिम्मेदार ठहराया गया, इस प्रश्न का भी उत्तर यहीं से निकल आएगा अगर आप हिंटरलैंड थ्योरी, मुगल कंट्रोल और मिथक के इस प्रश्न को आगे देखने का काम करें, उस पर विचार बनाएं। उदाहरण उठाते हैं, द ग्रैंड एस्केप ऑफ शिवाजी फ्रॉम आगरा टू राजगढ़। हिंटरलैंड थ्योरी को समझने के लिए, मुगल कंट्रोल को समझने के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। औरंगजेब का शासनकाल, आगरा से राजगढ़ की दूरी 640 मील की। प्रिजनर थे औरंगजेब के, और वो भी शिवाजी जैसी शख्सियत जो दक्कन में विद्रोह का झंडा खड़ा कर चुके थे। एक ऐसा व्यक्ति आगरा से निकल करके 640 मील का सफर तय करते हुए आगरा से राजगढ़ पहुंच गया, और ओमनी प्रेजेंट मुगल सत्ता, सर्वव्याप्त मुगल सत्ता के हाथ नहीं आया और आगे बढ़ गए। शिवाजी 640 मील नहीं चले, उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो 1000 मील का था। और इस 1000 मील के रास्ते के ऊपर जब ये अन्वेषक रिचर्ड फॉक्स बातचीत करता है, तो वो कहता है कि अगर 1000 मील कोई व्यक्ति, कोई कैदी निकल जा रहा है, एंड ओमनी प्रेजेंट है मुगल अंपायर तो, मुगल शासन तो, और उसको नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये प्रश्न चिन्ह है अपने आप में। और यही वो कहता है कि ये 1000 मील का जो रूट है इसको देखने की आवश्यकता है। कोई छोटा मोटा रूट नहीं, 1000 मील बहुत लंबा रूट हो गया, कहता है उसको देखने की आवश्यकता है। ये वो रूट है जहां जिस रूट पर पड़ने वाले जो बड़े जमींदार हैं या कुछ जो छोटे राजे हैं, ये मुगल सिर्फ संप्रभुता को कहने भर के लिए स्वीकार करते हैं, इनका प्रबंधन और इनके सारे कार्यकाज इनके अपने हाथों में है, और बगैर लोकल सपोर्ट के कोई भी व्यक्ति 1000 मील तक जाने का काम नहीं कर पाएगा। ये आज की तारीख में हम लोग बहुत सुस्पष्ट होकर के कह सकते हैं, समझ सकते हैं। 1000 मील का मतलब होता है उस समय के साधनों के अनुसार, जब तक इस रूट के ऊपर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तब तक वो इतने बड़े मार्ग को पूरा करने का काम नहीं कर सकते हैं। अर्थात ऑन पेपर द सॉवरेंटी इज देयर, संप्रभुता फैली है, लेकिन वर्चुअली ये संप्रभुता है नहीं। इसके आगे
आरसी मजूमदार इसी के सपोर्ट में कहते हैं कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है भारत के अंदर। टैसिट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक आपस में एक दूसरे को क्या लाभ हो सकता है, बस ये अंडरस्टैंडिंग है जितनी भी भीतरी प्रदेश है। आप यह कहिए कि वो कंट्रोल में डोमिनेशन के मुगल्स के, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ ही साथ शिवाजी के एस्केप रूट के एक और पक्ष को देखने की आवश्यकता है, और ये पक्ष जब देखिएगा तब समझ में आएगा कि तिलक पर इतना आरोप क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर ये पक्ष तो उठाया ही नहीं गया। शिवाजी का जो एस्केप रूट है उस पर ध्यान दीजिए। आगरा से निकल रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। मथुरा इज द प्लेस, वो जगह है जिसकी ग्लोरी का इतिहास अभी पता ही नहीं है। उसका वैभवशाली इतिहास जो उसका है, उसके मंदिरों का भारत के अंदर उतने वैभवशाली मंदिर कहीं नहीं थे। और मथुरा वो जगह है दैट बियर द ब्रंट ऑफ द मुगल ऑफ द मुस्लिम इन्वेजन। मोहम्मद गजनवी जब जिहादियों को लेकर के अपने साथ चला है रेगुलर आर्मी के साथ, तो 20 दिन पहली बार वो मथुरा रुका है, और उसका आदेश है कि जमीन दोरस्त कर दो यहाँ के मंदिरों को। 20 दिन जमीन दोरस्त लगातार तोड़े जाते रहे यहाँ के टेम्पल्स। साका लिखी जाती है मथुरा में, और यो साका जो है एक रीजनल हिस्ट्री का बहुत बड़ा सोर्स है। अब वो साकाएं सामने आ रही हैं धीरे धीरे कि क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घटी, हिंदू आस्था के इस प्रतीक को किस प्रकार से नष्ट किया गया। शिवाजी सबसे पहले वहां जा रहे हैं। वहां से निकल करके वो प्रयाग, और प्रयाग से काशी जा रहे हैं। काशी वो 2 बार जा रहे हैं अपनी इस 1000 मील की यात्रा में। क्यों? उत्तर भारत के हिंदू को और हिंदुत्व को वो समझने का प्रयास है उनका। ये क्लियर कट इसके फैक्ट्स और अवधारणाएं मौजूद हैं। अगर शिवाजी की ऑथेंटिक जो हिस्ट्री लिखी गई, और अभी मैं उनके नाम भी लूंगा, उनकी भी चर्चा करूंगा। और यहां से जाने के पश्चात उत्तर भारत और दक्षिण दोनों के हिंदू स्वरूप को समझते हुए उनके हिंदू पदशाही के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। एक बड़ी एनालिसिस का मामला है हिंदू पदशाही कि किस चीज से वो प्रभावित है। अर्थात इस एस्केप रूट के साथ एक नहीं, अनंत गाथाएं जुड़ी हुई हैं। और शिवाजी कि इस हिंदू पदशाही की जो संरचना है, इस हिंदू पदशाही की संरचना के आधार में ही वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जो मानसिंह को उन्होंने पत्र लिखा, और सवाई राजा मानसिंह को लिखे गए अपने पत्र में क्या आवाहन उन्होंने किया है, उस पत्र को देखने की आवश्यकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिवाजी का एस्केप, हिंदू पदशाही का बनना, और हिंदू पदशाही के आधार पर तिलक जी के द्वारा शिवाजी महोत्सव का प्रयोग किया जाना एक राष्ट्रीय मूल मंत्र के रूप में, 1000 मील तक हिंटरलैंड थ्योरी के आधार कि कौन सा कंट्रोल है साहब, इन सबको अगर आप जोड़ दीजिए तो क्या मिथ क्रिएटेड है, इस मिथ की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज तो मैं उस परिक्षेत्र के साथ चर्चा कर रहा हूं, या उस परिक्षेत्र के महानुभावों के साथ बातचीत करने का सुअवसर मिल रहा है, जिनका रोल तो भारतीय इतिहास से बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। और उनका जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, कि गुवाहाटी के आगे कभी बढ़ने नहीं दिया। शाहजहां के काल से लेकर के औरंगजेब के काल तक 18 युद्ध हुए अहोम के साथ। गायब हैं अहोम भारतीय इतिहास के पन्ने से, नैरेटिव से ही गायब हैं। क्योंकि अगर अहोम नैरेटिव में आएंगे तो 1526 से 1707 का एक आकंठ काल, जब कोई चुनौती ही नहीं है समस्त भारत के अंदर, तो क्या अहोम का भारत जो है भारत का हिस्सा नहीं है? अगर 18वीं शताब्दी के 18 सेंचुरी के एक बहुत बड़े, जिसको कि सबसे बड़ा जनरल माना गया, जिसके नाम पर आज तमाम भारतीय मिलिट्री एकेडमी में अवार्ड गठित किए गए हैं, बेस्ट एनडीए कैडेट का अवार्ड इसी महान व्यक्ति के द्वारा इसी महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, लचित बोरफुकन। असम के किसी भी निवासी के लिए लचित बोरफुकन का नाम, श्रेष्ठ नायकों में उसका नाम लिया जाता है। और अहोम राजाओं का यह आवाहन
जब ये गुवाहाटी तक पार कर गए हैं कि मैं एक रात नहीं सो पाऊंगा इस गुलामी की महक से, अर्थात सर्वस्व न्यौछावर हो जाए लेकिन इनको हटाना है। कहाँ गए होम, कहाँ गए हिंदू पदपतशाही, कहाँ गए शिवाजी की चुनौती, कहाँ गया 1000 मील। ये तो मैं सिर्फ आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो बड़े ओमिशंस है। ऐसी एक नहीं अनंत घटना है, मिथक है, जिन मिथकों पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें भारत के इतिहास के इन नैरेटिव्स को, जहां से मैंने बातचीत की कि हमारी जहनी स्थिति तय करता है इतिहास, हमारे मेंटल नोशन को क्रिएट करने का काम करता है इतिहास, हमें उसको इस परख के साथ उसके अन्वेषण की और उसको समझने की आवश्यकता है। अगर इसके आगे मैं बातचीत और बढ़ाऊं तो आरसी मजूमदार के 11 खंडों को आप उठाइए और मराठा सुप्रीमेसी का जो उनका वॉल्यूम है उसके सिर्फ प्रीफेस को पढ़ लीजिए, कुछ मत करिए, प्राकथन को पढ़ लीजिए। उसके प्राकथन में बड़ा स्पष्ट लिखते हैं आरसी मजूमदार कि जहां तक मुगल काल में, जिसको गंगा जमनी तहजीब का एक नोशन क्रिएट किया गया, कि जहां तक मुगल काल में हिंदुओं का संबंध है, उनकी मॉरल और मटेरियल कंडीशन में किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई सुधार नहीं है। और अगर अकबर के शासनकाल के एक छोटे से हिस्से को छोड़ दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जहां तक मुस्लिम्स के साथ रिलेशंस का सवाल है, उसमें टकराव, प्रतिरोध निरंतर भारत के अंदर देखने के लिए मिलते रहे हैं। इसलिए इतिहास के एक सिंसियर रीडर को आवश्यकता है कि इन आधारों पर तथ्यपरक इतिहास को पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये सेल्फ सजेस्टिव है जिसको मैं कह रहा हूं कि शिवाजी कुड नॉट हैव ट्रेवल्ड फॉर 1000 माइल्स अगर उनको सपोर्ट ना मिला होता। एंड उस रूट की हिस्ट्री को पढ़िए जो जगन्नाथ सरकार लिख रहे हैं। ट्रेमेंडस वेलकम है शिवाजी का जब वो आगरा से निकल करके राजगढ़ की ओर जा रहे हैं, कई स्थानों पर इतना जबरदस्त वेलकम उनका किया जा रहा है उत्तर भारत के अंदर, जिस पर कि इस 1000 मील के इतिहास के ऊपर और शिवाजी को मिलने वाले वेलकम के ऊपर लगभग मुझे लगता है कि 4-5 खंडों के वॉल्यूम्स में हिस्ट्री लिखी जा सकती है। अर्थात 1653 से ही 1653 की मैं बातचीत कर रहा हूं। आरसी मजूमदार कहते हैं दैट दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। बाय 1653 देयर वाज अ कोहेसिव इंडिपेंडेंट स्टेट, एक सुस्पष्ट स्वतंत्र राज्य दक्कन में वो स्थापित कर चुके थे, जिसके मिनिस्टर्स थे, जिसके ऑफिशियल्स थे, जिसकी प्रशासन की अपनी कार्यवाही, प्रशासन के कार्य करने के तरीके थे। एक प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या शिवाजी का ये मूवमेंट सिर्फ एक लोकल मूवमेंट था या शिवाजी वाज एमिंग फॉर अ हिंदू एम्पायर, या शिवाजी वाज नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया। अगर इस पर बातचीत की जाए, मैंने कहा कि एक वो तो प्लंडरर थे और थोड़े मोड़े लोगों को हरा दिया, चौथर देशमुखी बटोरने लगे और छापामारी करते थे, सीधा युद्ध नहीं कर सकते थे, और जब दबाव पड़ता था तो भाग जाते थे। This has all been created about Shivaji by the state-sponsored history of those times. Now, a question is vital question है, was Shivaji aiming for a Hindu empire for India? Was he a native nationalist? क्या वो देशी, कहिए इस मातृभूमि के राष्ट्रभक्त थे या राष्ट्रवादी थे? अगर शिवाजी की पूरे जीवन को करीब से देखने का काम किया जाए तो रामदास के द्वारा उन पर जो बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये डिस्क्राइब किया है कि शिवाजी पर जो उन्होंने काम किया अपनी पुस्तक आनंदवन भुवन में, इस आनंदवन भुवन में वो कहते हैं कि उस एरिया में मोहम्मद आदिल शाह और औरंगजेब के द्वारा जो रिलीजियस परसिक्यूशन किया जा रहा था, रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब क्या कि धर्म के नाम पर जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ कत्लेआम किए जा रहे थे, जिस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही थी, उससे शिवाजी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ही वॉज इंटेंसली मूव्ड, वो उससे बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हुए थे और वो एक बहुत बड़ा कारण था उनके मूवमेंट का। इसलिए
आनंद भुवः में रामदास स्पष्ट कहते हैं कि जो शिवाजी का मूवमेंट था वो मूवमेंट कल्चरल नेशनलिस्ट मूवमेंट था, सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसको मात्र एक आप रीजनल पेटी मूवमेंट के रूप में देखने का काम नहीं कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन हिंदू पदपदशाही जो है वो एक राष्ट्रीय विचारधारा बन रही है, और ये जो हिंदू पदपदशाही जो राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में उभर करके सामने आ रही, जिसको शिवाजी स्थापित कर रहे हैं, उसके विषय में ये स्पष्ट रूप से देखना होगा कि भरा पड़ा है भारत का इतिहास ऐसी घटनाओं से। मैं उसके पूर्व की बात कर रहा हूं, खासकर 1627 के पहले की, कि भारत के जो मूल निवासी थे, जो मूल बाशिंदे थे, कुछ समय के लिए दे लॉस्ट फ्यू बैटल्स, लेकिन इनसे जुड़े हुए जरा सा तथ्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वन हैज टू रिकॉल कि दाहिर का क्या हुआ, जयपाल क्यों हारा, अनंगपाल का स्टैंड क्या था, पृथ्वीराज का खड़े होने का कारण क्या था, कालीनगर, सीकरी, देवगिरी, तालकोटा, बुंदेले और सिख गुरुओं का प्रतिरोध क्या था, और शिवाजी के द्वारा इस कर्स्ड डेस्टिनी को, अर्थात जो कुछ घटनाएं घटी, उसको जब सापेक्ष और सीधी चुनौती देने का काम किया गया, तो उसके पश्चात ये मानना है that the Hindu flag never compromised। तो एक छोटा सा स्पैन है ये, सिर्फ जिस छोटे से स्पैन में ये सारी घटनाएं चल रही हैं, जिसको कि एक इस प्रकार के मिथक की तरह खड़ा कर दिया गया कि साहब 1526 से 1707 कुछ है ही नहीं, भारत में इस्लाम के आगमन के पहले भारत की कोई संस्कृति नहीं है, आरसी मजूमदार इतिहास लेखन नहीं करेंगे, ताराचंद करेंगे, तिलक भारत के विभाजन के लिए दोषी हैं क्योंकि शिवाजी का नाम लेते हैं। शिवाजी को अगर राष्ट्रीय आइकन के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वो एक गलत बात है, वो सिर्फ एक क्षेत्रीय आंदोलन है। अहोम के बारे में बात करिए तो क्या मतलब है, उत्तर पूर्व से बहुत लेना देना नहीं, तो अहोम के बारे में बात करने की आवश्यकता क्यों है, लचित की बात क्यों की जाए। 19वीं शताब्दी में आगे आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा जनरल बाजीराव की प्रस्तुति तो कर दी जाए कि वो एक महिला मस्तानी के पीछे पागल होकर घूम रहा था, 20 वर्ष में जो व्यक्ति कोई युद्ध ही नहीं हारा। तो ये जो मेलोड्रामा के साथ साथ 1958 के बाद जिसकी कि मैंने आपको प्रस्ताविकी प्रस्तुत की कि किस तरीके का इतिहास रचा गया, जनरेशंस के ऊपर क्या उसका असर पड़ा, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो नोशन क्रिएट हुआ, जिस प्रकार का एक मिथक जहन के अंदर खड़ा हुआ, और देश का इतिहास क्यों महत्वपूर्ण होता है, इस पर मैंने आपसे बातचीत शुरू की। तथ्यात्मक आधार पर मैंने विवेचना प्रस्तुत की, जिन तथ्यों में मैं हर लाइन को अपने सपोर्ट में एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट दे सकता हूं। अगर मुझसे कोई प्रश्न करे इसको लेकर के, तो मैं प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस मिथक की बातचीत में कर रहा हूं। यही आज एक जो 50-55 मिनट का समय था आपके साथ बातचीत करने का जो सौभाग्य मिला, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं, और निरंजन जी को मैं हाथ जोड़ करके अपना धन्यवाद देता हूं दैट ही गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, कि खासकर अहोम्स की आज मैं बातचीत और ज्यादा करना चाहता था। मौका कभी मिलेगा तो फिर करूंगा। और देश का ये बड़ा महत्वपूर्ण अंचल है जिसका बड़ा गौरवशाली इतिहास है, उस अंचल से जुड़े हुए अपने भारतीय भाइयों के साथ इतिहास की कुछ जिज्ञासाएं, जो भी मेरा अल्प ज्ञान है, आपसे शेयर करने का मैंने प्रयास किया। मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, और हम सभी भारत माता के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए, और इतिहास संकलन योजना जिस ओर बढ़ रही है उस पर और तीव्रता से इन बिंदुओं को उठाते हुए शायद भारतीय इतिहास के उन कालखंडों को सही कर पाए, वही हमारी मातृभूमि के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी।
क्योंकि इतिहास से बड़ी चीज किसी देश के लिए और कुछ नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप लोगों को सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर आपको। और आपने यही बात हमारे ऊपर भी रख दी, क्योंकि हम अभी जो मिथक को लेके हम शुरू किया थे हमारा पढ़ाई इतिहास का, और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, वही बुरा लगता है कि जानते हुए भी ये स्टूडेंट को देना पड़ता है। यही उन लोगों का क्वेश्चन भी आती है यहाँ से। हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस, कॉलेज का सिलेबस अभी तक वही वामपंथी वालों का दिया हुआ सिलेबस है। और बदलिए साहब, हमने तो बहुत कुछ बदला है, बदलिए। हाँ हाँ, जी यही बदलना चाहिए सर, क्योंकि जितना जान रहे हैं उतना बुरा लग रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट को इतना दे नहीं सकते। तो जी फिर भी हम जी कोशिश कर रहे हैं, जी कोशिश जी, कर रहे बहुत हैं। अच्छा। धन्यवाद सर। बहुत बिंदु आपने, बहुत प्रश्न चिन्ह आपने हमारे सामने रखा, और ये भी खंगालने वाली बात है कि हमारा प्रदेश का और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो भी इतिहास है वो सामने आए। तो आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा जिला समिति की तरफ से। और फिर बहुत से बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू मीट द नेक्स्ट फेसबुक लाइव प्रोग्राम। सो आप भी रहिए सर, आप भी सुनिएगा। और जरूर जरूर जरूर, फॉर श्योर। सर थैंक यू, धन्यवाद नमस्कार, सर। वंदे मातरम।